हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी के 45 क्वेश्चन लेके आया हूं। हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है एकलव्य सीरीज, आज उसका चौथा पार्ट है। एकलव्य सीरीज का आज चौथा पार्ट है जिसमें आप 45 क्वेश्चन करवाते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित होता है हिंदी के। ठीक है, वो आपके आगामी परीक्षा चाहे SSC GD का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, लेखपाल का हो, दरोगा का हो, TT का हो, सुपर TT का हो और अदर्स एग्जाम जो हिंदी से संबंधित है, उन सभी में यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आपसे केवल एक गुजारिश है कि वीडियो यदि अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल अगर हमारे नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इन्हें शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है, आपके बोर्ड पर आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा सा है। वर्णमाला कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता। ऑप्शन पहला देखेंगे तो दिया गया है शब्द समूह को, दूसरा है वर्णों के संकलन को, तीसरा है शब्द गणना को, चौथा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा मित्र, वर्णों के सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है? तो मित्र जो ऑप्शन आपका है वो सही हो जाएगा आपका डी। कौन सा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन का आराम से जवाब दीजिएगा। ठीक है, बहुत हलबली नहीं है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन यानी जो नाक से बोला जाने वाला व्यंजन हो उसे हम अनुनासिक। अब सुन लीजिएगा, नासिक व्यंजन होते कौन कौन से? तो नासिक व्यंजन मित्र होते हैं हमारे 5। अभी इसके बारे में आगे बढ़ाऊंगा, पहले ऑप्शन देख लेता हूँ। पहला ऑप्शन आपका है शा, दूसरा ऑप्शन है या, तीसरा ऑप्शन है गा और चौथा ऑप्शन है जा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी। अब ये नासिक व्यंजन होते हैं 5। 5 कौन कौन होते हैं उसे समझ लें। गा, या, ड़, ना और ये मा। ये 5 वर्ण जो हमने आपको लिखा है, ये 5 वर्ण आपके क्या कहलाएंगे? नासिक व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इस बात को फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, इसे क्या कहेंगे भैया? नासिक व्यंजन कहेंगे। नासिक व्यंजन कहाँ पर आपको प्राप्त होगा इसे हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे। आप वर्ग पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? वर्ग। ठीक है, हिंदी में वर्ग आपको मिला होगा तो 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, और इन्हीं 5 वर्णों में जो पंचम वर्ण होता है वही पंचम वर्ण आपका नासिका वर्ण कहलाता है। ठीक है, जिनके उच्चारण में नाक से वायु कम मात्रा में निकलता है, मुख से वायु अधिक या ज्यादा मात्रा में निकलता है, उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं। फिर से बात को समझिए। वर्ग में हमारे हिंदी में 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। उन 5 वर्णों में जो 5वां वर्ण, अंतिम वर्ण जो होता है वो हमारा नासिका वर्ण कहलाता है। चलिए हम थोड़ा सा वर्ग के बारे में आपको बता देते हैं। वर्ग है कौन कौन सा, उसे हम थोड़ा सा बता देना चाहेंगे आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा समझिएगा वर्ग है कौन कौन सा। तो यहाँ पर अगर हम का वर्ग के बारे में बात करें मित्र, तो का वर्ग होता है का, ख, ग, घ और ङ। अगर हम यहाँ पर चा वर्ग के बारे में बात करें तो इसी प्रकार से च, छ, ज, झ और यहाँ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम टा वर्ग के बारे में बात करें, किस वर्ग के बारे में बात करें? टा वर्ग के बारे में यदि हम बात करें तो देखिए टा वर्ग में यहाँ लिख देता हूँ। तो टा वर्ग में क्या क्या आएगा? टा, ठा, डा, ढा और ड़ा। तो ये पंचम वर्ग ये हो गया, पंचम वर्ण ये हो गया, पंचम वर्ण ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम ता वर्ग के बारे में बात करें, किस वर्ग के? ता वर्ग के बारे में बात करें तो ता, था, द, धा और ये बनेगा ना। ठीक है, अगर हम पावर के बारे में बात करें, तो पा, फा, बा, भा और मा। तो ये अंतिम वर्ण जो आपका है ये अनुनासिका वर्ण कहलाएगा या नासिका वर्ण कहलाएगा। तो हमारा जो इसमें आंसर बनेगा भैया वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो हमारा आंसर कौन सा बन जाएगा? इसमें बी आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है उसे देखेंगे। लिखा है शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, वाक्य में
क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है, क्रिया के किस रूप का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात को समझ लीजिएगा ध्यान से। ऑप्शन पहला दिया गया है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन दूसरा दिया गया है पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन तीसरा दिया गया आपको नाम बोधक क्रिया, और ऑप्शन चौथा दिया है आपको जो है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो कर्म की लेने की संभावना को नहीं दर्शाती है और ना कर्म को कभी रखती हैं अपने पास, वह क्रियाएं आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं। अर्थात सिंपली भाषा में अगर समझें तो अकर्मक क्रिया वह क्रिया होगा जो कर्म के साथ नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पर तो कर्म आपको दिखाई दे रहा भैया, विद्यार्थी भी आपको दिखाई दे रहा, हिंदी भी आपको कर्म दिखाई दे रहा, तो यहाँ दो दो कर्म हैं, तो यहाँ पर कौन सा क्रिया हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो भैया कौन सा बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। अच्छा, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है इसे भी साथ में समझते चलिएगा, पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है उसे भी समझते चलिएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए थोड़ा सा पूर्वकालिक क्रिया के बारे में, इसके बारे में। तो पूर्वकालिक वह क्रिया होगा एक कर्ता पहले काम को पूरा करके दूसरे काम को भी चालू कर देता है, तो पहले वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, पहले वाली क्रिया आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं कहता कि राम पढ़कर सोता है, अब देखना मेरी बात को समझना, राम पढ़कर सोता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। राम हमारा क्या है, करता है, सोना क्या है हमारा क्रिया है, और पढ़ना भी हमारा क्या है, क्रिया है। तो दो काम, एक काम तो पहले राम ने करा क्या, पढ़कर, ठीक है, और उसके बाद क्या काम करना चालू किया, सोने का। तो अर्थात राम करता एक काम को पूरा करके फिर दूसरे काम को चालू कर देता है, वहां पर पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। अब कौन सा पूर्वकालिक हो, राम पढ़कर सोता है, तो इसमें इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगर पूर्वकालिक क्रिया पूछा जाता तो इस प्रकार से हम आंसर देते, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य में थोड़ा सा अलग चीज है। इस वाक्य में कहा क्या गया है कि दो यहाँ पर क्रियाएं आपको दो यहाँ पर कर्म आपको दिखाई दे रहा है, और जहां पर आपको दो कर्म दिखाई देगा, ध्यान रखना, जहां पर आपको दो कर्म दिखाई देगा और बीच में को शब्द लगा होगा, ठीक है, तो ये कर्म को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, और कारक चिन्ह में कर्म कारक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, शायद ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, इसे भी देखेंगे और आराम से करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन आप आराम से गलत करेंगे। लिखा है नमक राम शब्द है, ऑप्शन पहला है तद्भव, ऑप्शन दूसरा है तत्सम, ऑप्शन तीसरा है विदेशी, ऑप्शन चौथा है शंकर। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा शंकर शब्द। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें नमक के बारे में और राम के बारे में। ठीक है, नाम मक और है राम, नमक और राम के बारे में थोड़ा सा अगर हम समझे तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएंगी। तो नमक किस भाषा का शब्द है, तो ये है आपका फारसी भाषा का, और राम किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे सर ये है संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है, तो एक बात समझ लीजिएगा, दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नमक राम आपको दिया गया है, यहाँ पर संकर शब्द होगा। नमक आपका फारसी भाषा का और राम आपका संस्कृत भाषा का शब्द होगा। क्लियर, तो यहाँ पर आंसर बनाएंगे कौन सा भैया, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है पांचवा, इसे भी देखेंगे और आराम से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। वाक्यों में किसके द्वारा रचा गया, जो ये पंक्ति है वो किसके द्वारा रचा गया है। ऑप्शन पहला है सूरदास, ऑप्शन दूसरा है मीरा, ऑप्शन तीसरा है तुलसीदास, ऑप्शन चौथा है कबीर। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये जो पंक्ति आपका है ये है रामचरितमानस से, रामचरितमानस ये पंक्ति है। तो एक बात बता दो मुझे ध्यान से कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे, रचयिता उसके कौन थे, तो आप बताएंगे सर तुलसीदास थे। तो भैया हमारा आंसर कौन सा बनेगा, सी ऑप्शन बन जाएगा, किसमें रचयिता पूछा आपसे गया है। तो
बड़े भाग मानुष तन पायो, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गायो। अर्थात तुलसीदास की ये आपकी एक पंक्ति है और किस पुस्तक से है, तो रामचरित मानस से है। किसकी मानस से है भैया, रामचरित मानस। देखिए 60वें क्वेश्चन को देखेंगे। 60वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन पहला दिया गया आपको 4, ऑप्शन दूसरा दिया गया 2, ऑप्शन तीसरा दिया गया 5, ऑप्शन चौथा दिया गया आपको 3। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर शब्द लिखा अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो मित्र होते हैं शब्द के आधार, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। इनके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ये 2 भेद आखिर होते कौन कौन हैं, ये 2 भेद होते कौन कौन हैं, इन्हें समझ लेते हैं। तो 2 भेद हमारे होते हैं सार्थक और निरर्थक। ठीक है, ये आपके अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद बताए गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। यहाँ पर हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बनेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ किताबों में आपको देखने को मिल जाएगा कि अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद आपको दिखाई देंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के 5 भेद आपको दिखाई देंगे, लेकिन वो सार्थक शब्द के भेद होते हैं। वह सार्थक शब्द के भेद होते हैं। जैसे पहला आपको देखने को मिलेगा पर्यायवाची शब्द। कौन सा, पर्यायवाची शब्द। दूसरा आपको देखने को मिलेगा विलोम शब्द। तीसरा आपको देखने को मिलेगा अनेकार्थी शब्द। चौथा आपको यहां देखने को मिलेगा एकार्थी शब्द। 5वां आपको देखने को मिलेगा श्रुति भिन्नार्थक। ठीक है, ये 5 आपको दिखाई देंगे, परंतु यहाँ पर अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, वो 2 हैं। आपका आंसर बनेगा बी। ऑप्शन आंसर बनेगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। 7वां भी क्वेश्चन देखेंगे। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन को आराम से लगाना भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7वां भी। आपसे पूछा गया है कि अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन देखेंगे, पहला है इक, ऑप्शन दूसरा है ई, ऑप्शन तीसरा है बड़ा आ और ऑप्शन चौथा है बड़ी ई। यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से जवाब देना है। अनुज शब्द है, अनुज, अनुज मीन्स होता है छोटा। अनुज मीन्स होता है छोटा, और ये लिखा जाता है किसके लिए, पुल्लिंग के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। किसके लिए, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, अनुजा। क्या करेंगे, अनुजा। यहाँ मात्रा कौन सी लग गई, बड़ा आ की। बड़ा की मात्रा जिसमें है वो ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर बन जाएगा, बड़ा की मात्रा लगाने से ये स्त्रीवाचक बन जाएगा। तो बड़ा की पत्र होगा, आपका आंसर बनेगा सी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये संधि से संबंधित है। संधि के एग्जाम में आपकी जरूर से जरूर 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो देखा नारीश्वर, नारीश्वर शब्द में आपको संधि बतानी है। तो मित्र नारीश्वर संधि में जो है, अगर आपसे संधि पूछा जाए तो ऑप्शन देख लेते हैं। दीर्घ है, ऑप्शन गुण है, वृद्धि है और यण है। तो एक बात समझ लीजिए ध्यान से, नारीश्वर में आपका होगा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि को थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। ठीक है, तो दीर्घ स्वर संधि में होता क्या क्या है। ठीक है, जहां पर मित्र आपको बड़ा की मात्रा, जहां पर बड़ी ई की मात्रा, और जहां पर आपको, अब यहां पर मैं लिख देता हूं बड़ा बना देता हूं, मात्रा फिर आगे बनाऊंगा। मात्रा ये बड़ा का हो गया, ये मात्रा होगी बड़ी की आपकी ये है, और इसके बाद जहां पर आपको बड़ा उ दिखाई दे, बड़ा उ की मात्रा दिखाई दे। ठीक है, इन मात्राओं से ही समझना है। जहां पर ये 3 मात्राएं आपको दिखाई देती हैं शब्द के बीच में, शब्द के बीच में जहां पर ये 3 मात्राएं आपको दिखाई देंगी, एक चीज आप दिमाग से समझ लीजिए कि वो आपका दीर्घ स्वर संधि होने वाला है। चलिए मैं आपको तोड़कर दिखाता हूं नारीश्वर को कैसे हम तोड़ेंगे। नारीश्वर को कैसे हम तोड़ेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे नारी और प्लस होगा ईश्वर। नारी प्लस ईश्वर, तो नारी मीन्स स्त्री और ईश्वर मीन्स होता है देवता या भगवान। ठीक है, तो नारी के जो भगवान होते हैं या ईश होते हैं या देवता होते हैं वो कहलाते हैं आपके नारीश्वर। तो बेटा एक चीज यहाँ दूसरी समझ लो, यहाँ पर मात्राओं के बारे में भी थोड़ा समझते चलो साथ में। तो यहाँ पर देखिएगा बड़ी ई की मात्रा लगी, कौन सी, बड़ी ई की मात्रा
और यहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा, अर्थात यह बड़ी ई और यह आपकी बड़ी ई। ठीक है, इन दोनों के मेल से बनता है बड़ी, अर्थात बड़ी की मात्रा देखो कहाँ पर है, नारीश्वर में। यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको नारी रा पे बड़ी की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए कौन सी संधि हो जाने वाली है, आपकी दीर्घ संधि हो जाने वाली है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया है कि सर, आपको मैंने अभी बताया है कि सर बड़ी की मात्रा हो गई तब तो हो गया। ठीक है, बड़ा आपकी मात्रा से संबंधित एक बता दीजिए। चलिए लिखता हूं मैं, विद्यार्थी एक शब्द लेता हूं, इसे अलग करेंगे बेटा तो होगा ये विद्या प्लस होगा हमारा अर्थी। तो यहाँ पर जो आ लिखा है ये छोटा आ हो गया, यहाँ पर बड़ा आ लिखा है, और इन दोनों के मेल से बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा बड़ा आ, और बड़ा की मात्रा होती है, यहाँ पर देखो विद्यार्थी में बड़ा की मात्रा है। ठीक है, तो इससे हम समझ गए कौन सी संधि होने वाली है, दीर्घ। एक मात्रा और है, उसे भी हम आपको बता देना चाहेंगे, एक क्वेश्चन वहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, उसे भी आपको समझा देता हूँ, पूरी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी संधि की। ठीक है, इसको बात को ध्यान से समझिएगा, गलत मत करिएगा, अच्छे से समझिएगा। तो हमने क्या मात्रा, बड़ी की मात्रा बता दिया, बड़ा की मात्रा को बता दिया। अब हम लेते हैं बड़ा ऊ की मात्रा। किसका मात्रा लेंगे हम, बड़ा ऊ, इसे समझते हैं। जैसे बेटा हम लिखते हैं भू ऊर्जा। ठीक है, इन्हें हम अलग करेंगे तो पड़ेगा भू प्लस होगा हमारा ऊर्जा। तो यहाँ पर देखो बड़ा ऊ और यहाँ पर देखो बड़ा ऊ, दोनों के मेल से बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा है यह। ठीक है, तो कौन सी संधि में ऐसा प्रयोग होता है भैया, दीर्घ संधि में। क्लियर, तो ये बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी। चलो लगे हाथ थोड़ा सा और भी बता देता हूँ, 2-3 ऑप्शन और आपके पास संधि से संबंधित, उसके भी एक एक उदाहरण लेके आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, गुण के बारे में बात करें तो गुण का हम एक उदाहरण ले लें। चलो ले लिया मैंने महेश। क्या ले लिया, महेश। महेश को तोड़ूंगा बेटा तो होगा महा प्लस होगा ईश। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर बड़ी ए, इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, ए, और ए की मात्रा होती है। अर्थात मैं आपसे डायरेक्ट कहता कि बेटा जहाँ पर ए की मात्रा दिखाई दे वहाँ तुरंत क्या लगा देना, आप गुण लगा देना। क्या लगा देना है, आप गुण लगा देना। इस बात को फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक और मात्रा का प्रयोग गुण संधि में होता है, उसे भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। ठीक है, एक और उदाहरण यहाँ से लेना चाहूँगा। चलिए एक उदाहरण लेता, मैं लिया महोत्सव। क्या लिया मैंने, महोत्सव ले लिया उदाहरण बेटा। और महोत्सव को अगर हम तोड़ें तो शायद बनेगा क्या, महा प्लस उत्सव। यहाँ पर बड़ा आ और यहाँ पर छोटा ऊ, दोनों के मेल से बनेगा आय। क्या बनेगा, आय। और जहाँ पर सॉरी आय नहीं, ओ बनेगा, सॉरी क्या बनेगा भैया, यहाँ पर ओ बनेगा। इस बात को समझ लीजिए, क्या बनेगा, यहाँ ओ बनेगा। ठीक है, और ओ की मात्रा होती है ये जहाँ पर आपको दिखाई दे वहाँ पर भी आपका कौन सा संधि होगा, गुण संधि होगा। तो यानी कि एक मात्रा और यह मात्रा अगर दोनों कहीं पर दिखाई देता है तो आपको तुरंत समझना चाहिए कि सर ये है कौन सा, गुण संधि है। कौन सा संधि भैया, गुण संधि। ये बात शायद आपके दिमाग में बन चुकी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें वृद्धि को भी बता देते हैं, सर लगे हाथ। वृद्धि संधि को भी एक उदाहरण ले लेते हैं। चलो हम ले लिए एक उदाहरण इसका, सदैव। तो सदैव को बेटा जब हम तोड़ेंगे तो ये होगा हमारा सदा और प्लस होगा यव। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा की मात्रा और यहाँ पर यह, इन दोनों के मेल से बनेगा क्या, इन दोनों के मेल से बनेगा अय। ठीक है, और अय की मात्रा होती है यह, और ये जो आपको कहीं दिखाई देता है वो कौन सी संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कौन सी संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक उदाहरण आपको लेकर समझा देता हूँ, यण का भी। ठीक है, यण का भी एक उदाहरण लेकर समझा देता हूँ, इसे भी आप आराम से समझ लीजिए, इसमें भी आपको गलती नहीं करनी है। चलिए एक उदाहरण मान लेता हूँ। हमने कहा कि इत्यादि, क्या लिया मैंने, इत्यादि। तो बेटा यहाँ पर जहाँ पर यण संधि आपको दिखाई देगा वहाँ पर या के पहले कोई आधा अक्षर होगा या वा के पहले कोई आधा अक्षर होगा। कौन सा अक्षर, आधा अक्षर होगा। तो आप समझ लीजिए कि वहाँ क्या होने वाला आपका, यण संधि। समझिएगा इसमें, इसे हम तोड़ेंगे तो होगा बेटा ये इति और प्लस का होगा आदि। यहाँ पर देखिएगा छोटी ई और प्लस बड़ा ओ, दोनों के मेल से बनेगा क्या, या। दोनों के मेल से बनेगा क्या, या। इस चीज़ को आपको समझने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आएगा। यण संधि में आपको इस देखने को स्थितियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, यानी यण संधि में या जब गायब होने वाला होगा छोटी ई या बड़ी ई में बदल जाएगा और बाद का कोई असमान स्वर आ जाएगा। कौन सा, असमान स्वर। ठीक है, जो इससे बिल्कुल अलग होगा।
ठीक है, तो शायद ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह के आ रहा है, लिखा है 10 मुख में कौन सा समास है। 10 मुख में कौन सा समास है, यानी जिसके पास 10 मुख हो उसका समास क्या होने वाला। ऑप्शन पहला है कर्मधारय समास, ऑप्शन दूसरा है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन तीसरा तत्पुरुष, ऑप्शन चौथा है आपका अव्ययीभाव। यहाँ पर आंसर मित्र बनने वाला है बहुब्रीहि समास, जहां पर एक पद, पहला पद और दूसरा पद, फर्स्ट पद और अंतिम पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा यदि करते हैं, है ना, वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो 10 मुख वाला, 10 आनन वाला कौन है, रावण। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 10वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 10वां है, इसे आराम से सॉल्व करेंगे। 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाषाण का पर्यायवाची शब्द किसका है, पाषाण पर्यायवाची शब्द किसका है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन पहला पत्थर, ऑप्शन दूसरा प्राचीन, ऑप्शन तीसरा है तलवार, ऑप्शन चौथा है आपका पहाड़। तो यहाँ पर पाषाण पत्थर से संबंधित है, अर्थात हमारा पर्यायवाची पत्थर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से यह भी है क्योंकि यहाँ विलोम पूछा गया है। ठीक है, लिखा अतरंग का विलोम आपको बताना है। ऑप्शन पहला बहिरंग, ऑप्शन दूसरा है अनंतरंग, ऑप्शन तीसरा है बाहरंग, ऑप्शन चौथा है ननाब्दी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है ए आपका, बहिरंग आपका होगा अतरंग का विलोम। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 12वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। उसने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, वाक्य है। तो ऑप्शन पहला दिया गया, कौन सा वाक्य है ये पूछा गया आपसे, कौन सा वाक्य है ये आपसे पूछा गया। पहला है सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त, तीसरा मिश्र और चौथा है प्रश्न वाक्य। तो यहाँ पर की ध्यान समझ लो, की आ जाए तो आ जाए, और एक जो है वाक्य दूसरे वाक्य पर यदि आश्रित दिखाई देता है, ठीक है, तो वहां पर भी आपका मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही होने वाला है, सी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आ जाए तो आ जाए बीच में वाक्य के, तो तुरंत समझ जाइए कि मित्र कौन सा वाक्य होने वाला है, मिश्र वाक्य। यानी हमारा आंसर जो बनेगा, करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, आपका सी आंसर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर है, ठीक है, देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को गलती नहीं करना। 14वां क्वेश्चन है, लिखा है प्रेमचंद की रचना कौन सी है। प्रेमचंद की रचना कौन सी है। ऑप्शन पहला है तितली, ऑप्शन दूसरा है मित्रता, ऑप्शन तीसरा है मंगलसूत्र, ऑप्शन चौथा है कंकाल। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो जो आपकी प्रेमचंद की रचना है वो है मंगलसूत्र, यानी ऑप्शन आपका कौन सा है, सी। लेकिन समझते चलिए मित्रता किसकी पुस्तक है, तो डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का, किसका है, शुक्ल जी का है। इनका पूरा नाम है रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। अब ये मित्रता तो रामचंद्र शुक्ल की हो गई। तितली किसकी पुस्तक है और कंकाल किसकी पुस्तक है, तो दोनों पुस्तक है जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की पुस्तक है। ध्यान रखिए, आपसे पूछा जाए कि तितली किसकी पुस्तक है तो आप क्या बताएंगे, तितली किसकी पुस्तक है तो आप क्या बताएंगे, तो तितली आप बताएंगे कि जयशंकर प्रसाद की। किसकी है, जयशंकर की। कौन सी, तितली। और आपसे कंकाल पूछा जाए किसकी है, तब भी आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि थे, तो छायावाद के थे। छायावाद का समय कहां से कहां तक था, इस चीज को समझ लो। 1918 या 1920 से 1936 तक का समय माना जाता है। ध्यान से समझ लीजिए, छायावाद का समय क्या रहा, 1918 या 1920 से ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। इसके पहले का जो समय होता है, ठीक है, इसके पहले का जो समय होता है 1900 ईस्वी से लेकर 1920 या 1918 ईस्वी तक का जो समय होता है, ये आपका होता है द्विवेदी युग। कौन सा युग, द्विवेदी युग होता है, ठीक है। और इसके पहले का जो समय होता है वो होता है भारतेंद्र युग। कौन सा, भारतेंद्र युग होता है। 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो आपका भारतेंद्र युग का समय कहलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ चुकी होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहना क्या आपसे चाह रहा है, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने ले रखा है, 15वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट। मित्र यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगे, मैं और भी मेहनत आपके लिए कर सकूं, ठीक है। देखिए लिखा है, क्वेश्चन क्या है, सजना है मुझे सजना के लिए अलंकार बताना। बड़ा फेमस चीज़ है यहाँ पर, सजना। सजना, एक सजना है
सजने संवरने से और एक सजना है पति से। ठीक है, एक सजना है संवरने से, आभूषण से, ठीक है, और एक आपका है पति का अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए तो यमक अलंकार हो गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेखक, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? प्रत्यय आपसे पूछा गया कि लेखक में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन पहला है क, ऑप्शन दूसरा है एक, ऑप्शन तीसरा है आक, ऑप्शन चौथा है अक। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसमें गलती नहीं करनी है। लेखक में आपका अक प्रत्यय हो जाएगा, ध्यान से लगाना है। कुछ लोग बहुत जल्दी में का प्रत्यय लगा देंगे और आंसर आपका गलत हो जाएगा। तुम्हें अक होगा, बिल्कुल सही आंसर अक बनेगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ? बहुत अच्छी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन क्या है? नरेंद्र। दूसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन। तीसरा है बालकृष्ण शर्मा अर्थात नवीन, और चौथे हैं भगवती चरण वर्मा। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो भगवती चरण वर्मा बनेगा। इनकी एक पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की, एक कविता है, उस कविता की ये लाइन है हम दीवानों। ठीक है, या हम दीवाने एक इनकी कविता है, उसी में से एक पंक्ति है हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो ऑप्शन आपका जो सही होने वाला है वो है डी, भगवती चरण वर्मा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे भी देखेंगे और हल करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें गलती नहीं कर दी। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपने गलती की तो समझ लीजिए हम सिलेक्शन से बाहर होंगे। लिखा अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? इस चीज को समझिए ध्यान से। पहला है मैत्री पुष्पा, दूसरा है मृदुला गल, तीसरा है कृष्णा शोभती, चौथा है प्रभा खेतान। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो प्रभा खेतान का अन्या से अनन्या है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये पूछी गई कई बार एग्जाम में है। ठीक है, यूपीएसआई वाले जरा ध्यान दें, यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 19 नंबर लिखा निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब पंक्ति क्या लिखा है समझिएगा ध्यान से। फूले कास सकल मह छाई, जानु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, यहाँ जानु शब्द आ गया, जन जानो मनु मानो कहाँ पर होता है? उत्प्रेक्षा में। तो आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी आपका बनेगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? ठीक है, जहां पर उपमेय और उपमान में संभावना हमेशा बनी रहे। ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? उत्प्रेक्षा कहलाता है। इस बात को तो पहले समझ लीजिए। और जन जानो मनु मानो, ठीक है, जन जानो मनु मानो, अगर जहां पर आपको दिखाई दे वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है 20वां। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जे ही चितवन बार। तो यहाँ पर किसकी रचना है, किस कवि की पंक्ति है? तो ऑप्शन पहला दिया है देव, दूसरा दिया है बिहारी, तीसरा दिया रसलीन, चौथा है मतीराम। तो इनका है रसलीन जी का। जी का किसका है भैया? ये रसलीन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपका 21वां क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हमने कर लिया है। दोहा तथा रोला से मिलकर बने छंद को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन पहला है आपका क्या दिखाई दे रहा है? चौथा है, दूसरा हरिगीत का, तीसरा कुंडलिया, चौथा है बरवे। हरिगीत के बारे में आपको बता चुके बेटा 28 मात्रा होती है, पिछली वीडियो में पूरी इसके हमने रिपोर्ट दिया है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं वहां पर हरिगीत के बारे में। तो समझ लीजिए इसमें यति होता है 14 पर भी यति होता है बेटा, 16 और 12 पर भी यति होता है, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो मात्राएं कितने हो जाएंगे? 28। बरवे में 22 मात्राएं होती हैं, इस चीज को भी बताया था। चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कुंडलियां जो आपको लिखा गया है इसमें बेटा एक तरफ दोहा होता है और प्लस रोला, इन दोनों के मेल से कुंडलियों का निर्माण होता है। अर्थात इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? तो आप समझ लीजिए इसका आंसर जो हमारा बनेगा सी। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में और समझ लीजिए, दोहा के बारे में समझ लीजिए। पिछली वीडियो में दोहा के बारे में बताया था, इस बारे में बता दे रहे हैं आपको। प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होंगी, द्वितीय और चौथे चरण में आपके होंगे 11 मात्राएं। रोला जो होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, इसका प्रथम चरण सोरठा होता है, इसलिए ये उल्टा होता है। फर्स्ट और थर्ड में इसमें अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे सर 11 मात्राएं, और यहाँ पर बेटा सेकंड और फोर्थ में अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 13 मात्राएं। दोनों को मिलाकर कितनी मात्रा हो जाएंगे? 24 मात्राएं हो जाएंगे। यानी रोला के बारे में यदि बात करें तो रोला में कितनी मात्राओं का हम बात करते हैं? 24 मात्राओं का। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा ध्यान से।
ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका है 22वां क्वेश्चन कह रहा है अष्टछाप का श्रेष्ठ कवि कौन कहा जाता है। अष्टछाप के कौन से श्रेष्ठ कवि कहे जाते हैं? ऑप्शन पहला तुलसीदास, ऑप्शन दूसरा सूरदास, ऑप्शन तीसरा कबीर, ऑप्शन चौथा है सूरदास। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सूरदास। लेकिन बेटा इसको समझ लेना इसलिए जरूरी है कि इसमें अष्टछाप कवि आपसे पूछे जाते हैं, तो इसमें सूरदास तो श्रेष्ठ माने गए हैं। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास को। किसको कहा जाता है? सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अब बात आई कि अष्टमार्ग के और कौन कौन कवि हैं। अष्टमार्ग का मतलब 8 कवियों का समाहार। कितने कवि होंगे इसमें? 8 कवि होंगे। और इन 8 कवियों के बारे में आपको बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, 8 कवियों के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बेटा थोड़ा समझ लीजिएगा, 8 कवि में अगर हम बात करें तो 8 कवियों में 2 गुरु भी थे, और उन 2 गुरुओं के माध्यम से 8 अष्टछाप कवि का निर्माण किया गया था। तो पहले तो समझ लीजिए कि 2 गुरु कौन कौन है। तो 2 गुरु हैं हमारे। पहला तो है बेटा आपका वल्लभाचार्य। कौन है ये? वल्लभाचार्य जी हैं। वल्लभाचार्य के 7 शिष्य थे। और दूसरे हमारे हैं विट्ठल दास। विट्ठल दास के कितने हैं? 4 हैं। तो 4 मिला के कितने हो जाएंगे हमारे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जगह कम है। इरेज करके फिर आपको लिख के दिखाता हूं कि कवि कौन कौन है, आपके अष्टछाप के कवि कौन कौन है। इनके बारे में आराम से आप फिर जान पाएंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। बस मेरी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा अपने मित्रों और दोस्तों में। ध्यान समझिए, अष्टछाप कवि के बारे में बताना जा रहा हूँ। अष्टछाप कवि में पहला कवि अगर हम बात करें तो भैया पहला कवि का नाम अगर हम लें तो होता है सूरदास। कौन से? सूरदास। दूसरे के बारे में अगर हम बात करें आपसे तो होंगे आपके कुंभन दास। तीसरे कवि के बारे में अगर हम आपसे बात करना चाहें तो आप कह सकते हैं सर परमानंद होंगे। चौथे कवि के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सर कहेंगे आप कृष्णदास हैं। कौन है? कृष्णदास। अब ये जो 4 कवि हैं बेटा, इन चारों कवि के गुरु कौन हैं? इन चारों कवि के गुरु कौन हैं? तो है गुरु वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन क्या, उसे समझ लीजिए कि बेटा सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो आप बताएंगे वल्लभाचार्य। कुंभन दास के गुरु का क्या नाम? वल्लभाचार्य। परमानंद दास के गुरु का नाम क्या? वल्लभाचार्य। कृष्णदास के गुरु का क्या नाम है? वल्लभाचार्य है। ये तो 4 शिष्य हो गए, शायद आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। अब मैं थोड़ा मिटाना चाहूंगा इसको। ठीक है, इसको थोड़ा मिटाना चाहूंगा। और 4 गुरु, जो 4 और शिष्य हैं उनके भी नाम मैं लिखना यहाँ चाहूंगा। 4 और कौन कौन है? तो पहला इसमें लिखते हैं छीत स्वामी। छीत स्वामी। दूसरे के बारे में यदि हम बात करें तो गोविंद स्वामी। और तीसरे के बारे में अगर हम बात करें तो होंगे चतुर्भुज दास। और अगर चौथे के बारे में बात करें बेटा तो नंददास। ठीक है, अगर हम बात करें कि इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम क्या था, थोड़ा इसे भी समझ लीजिए। इनके गुरु का नाम अभी मैंने आपको बताया था, इनके गुरु का नाम है विट्ठल दास। क्या नाम है? विट्ठल दास। आपसे पूछा छीत स्वामी के गुरु का क्या नाम? विट्ठल दास। गोविंद स्वामी के गुरु का नाम विट्ठल दास। चतुर्भुज स्वामी के गुरु का नाम क्या है? विट्ठल दास। नंददास के गुरु का नाम क्या है? विट्ठल दास। तो इस तरह से 8 कवियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अष्टछाप 4 पहले बताया, 4 ये बताया। 4 आपके हो गए वल्लभाचार्य के शिष्य हो गए, 4 आपके हो गए विट्ठल दास के शिष्य। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 23वां क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, इसे ध्यान से समझेंगे। लिखा पार्थिक के लिए सही विकल्प चुनिए। पार्थिक के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। ऑप्शन पहला है जिसका संबंध मनुष्यों से हो। दूसरा ऑप्शन जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिसका संबंध ईश्वर से हो। ऑप्शन चौथा है जिसका संबंध प्रथा से हो। पार्थिक है, इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसमें आपको गलती नहीं करनी है। पार्थिक, इस चीज को पहले समझो। पार्थिक का अर्थ क्या होगा? पार्थिक का अर्थ क्या होगा? अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो पार्थिक का मतलब होता है पृथ्वी से। किसका? पृथ्वी से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जिसका संबंध पृथ्वी से उसे हम पार्थिक कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वां क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन। लिखा है मुहावरा किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन पहला फारसी, ऑप्शन दूसरा अंग्रेजी, ऑप्शन तीसरा अरबी, चौथा है आपका हिंदी। यहाँ बेटा आंसर बनेगा आपका अरबी।
मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। 25वां क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किस भाषा शैली में लिखा गया है? तो रामचरितमानस ऑप्शन पहला अवधी, दूसरा ब्रज, तीसरा कौरवी, चौथा खड़ी बोली। तो बेटा अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। तुलसीदास की 13 पुस्तकें लिखी हैं। 13 पुस्तकों में एक पुस्तक है हनुमान बाहुक। कौन सा? हनुमान बाहुक। ये अप्रमाणित मानी जाती है। ध्यान समझिएगा, पूछी जाती है तुलसीदास की वह कौन सी पुस्तक है जो अप्रमाणित मानी जाती है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, तुलसीदास की, ठीक है, तुलसीदास की एक पुस्तक है जो अप्रमाणित मानी जाती है, वो हनुमान बाहुक है। किसने माना है कि ये जो है आपका अप्रमाणित पुस्तक है? अगर ये पूछा जाए तो आप डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का नाम लेंगे। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी ने हनुमान बाहुक नामक पुस्तक को अप्रमाणित पुस्तक माना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन पहला संबंध, ऑप्शन दूसरा अधिकरण, तीसरा संबोधन, चौथा अपादान। तो आंसर जो बनेगा संबोधन कारक होता है। हे वो अरे होता है तो संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। 27वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27वां क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन पहला जाति, ऑप्शन दूसरा भाव, ऑप्शन तीसरा व्यक्ति, ऑप्शन चौथा डी। तो बेटा यहाँ पर भाववाचक संज्ञा आपका बन जाएगा। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से देखो लिखा है बूढ़ा और प्लस होता है पा, तो बूढ़ा सब जातिवाचक संज्ञा, पा प्रत्यय लगाया गया है और इन दोनों को जोड़कर बनाया गया है क्या? हमारा बुढ़ापा। बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। क्लियर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेटा अगला क्वेश्चन हमारा देखेंगे क्या है, 27वां क्वेश्चन देखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन 27वां। उपकूल में समास आपको बताना। ऑप्शन पहला द्वंद्व समास, ऑप्शन दूसरा द्विगु समास, ऑप्शन तीसरा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन चौथा तत्पुरुष समास। तो बेटा उपकूल में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उप शब्द आपका उपसर्ग है। उपसर्ग क्या है? यहाँ पर उप है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। 29 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है, गलती नहीं करनेंगे। वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला समास, ऑप्शन दूसरा अव्यय, ऑप्शन तीसरा है उपसर्ग, ऑप्शन चौथा प्रत्यय। ऑप्शन चौथा प्रत्यय, यह सही है। शब्द के बाद में, शब्द के बाद में प्रत्यय, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है क्योंकि ये आपसे पूछा गया किसकी पंक्ति है, इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लिखा है भेजो मन भावन के ऊधो के आवन की सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो बेटा पहला है सूरदास, दूसरा कुंभन, तीसरा नंददास, चौथा जगन्नाथ रत्नाकर। तो जगन्नाथ रत्नाकर का है और जगन्नाथ रत्नाकर ने एक पुस्तक लिखी है। अब किस पुस्तक से अगर ये पूछा जाए तो उद्धव शतक से। किससे है? उद्धव शतक नामक पुस्तक से जगन्नाथ रत्नाकर की ये पंक्ति है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन है। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। आपका आंसर होगा 3। तीनों के नाम समझ लीजिए, अस्पष्ट, अंतस्थ, ऊष्म। ये 3 आपके मुख्य रूप से हैं, ठीक है। ऐसा तो व्यंजन कई टाइप का आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन भी आपको दिखाई दे सकता है, संयुक्त व्यंजन भी दिखाई दे सकता है, आगत व्यंजन भी दिखाई दे सकता है। बट मुख्य रूप से कितने होते हैं? आपके 3 होते हैं। तो हमारा जो आंसर बनने वाला वो कौन सा बनेगा? आपका 3 बन जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 32वां क्वेश्चन, बड़ा प्यारा। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? प्रकंपित, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर संधिकाओं में कंपन हो, ठीक है, वो आपका प्रकंपित होगा, ठीक है। और कंपन के साथ साथ में वो झनकार होगा तो सघोष भी होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दिया गया है ए ऑप्शन में रा, दूसरे ऑप्शन में ला, तीसरे ऑप्शन में हा, चौथे ऑप्शन में या। तैयार रखिए, रा जो आपका बेटा है ये आपका है प्रकंपित, हा जो आपका है ये होता है पारस्विक व्यंजन, या जो होता है अर्धस्वर होता है, ठीक है। और ये हा जो है आपका ऊष्म व्यंजन है, ठीक। चलिए बढ़ते अगले देखिएगा, इसमें 34वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34वां क्वेश्चन यह है कि कभी
शब्द स्त्रीलिंग बनाना है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग बनाना। ऑप्शन पहला दिया कवयित्री, ऑप्शन दूसरा दिया गया कवयित्री, ऑप्शन तीसरा दिया गया कवियत्री, ऑप्शन चौथा दिया गया है कवयित्री। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा आपका कवयित्री। यही आपका शुद्धिकरण की दृष्टि से भी आपका यह शब्द शुद्ध माना जाता है। तो कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मैंने ले रखा है, 35वां क्वेश्चन। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ, इनमें कौन सा कारक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कारक पूछा गया है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पहला देखेंगे लिखा है संप्रदान कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा है कर्ता कारक और आपको जो चौथा ऑप्शन दिया गया अधिकरण कारक। तो ठीक है, यहाँ पर में दिया है तो में अधिकरण कारक हमेशा होता है। में कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। इस चीज को आपको समझना है मित्र, ठीक है। में क्या होगा? आपका अधिकरण कारक हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ और ध्यान समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि अपादान कारक का प्रयोग कहाँ होता है तो आप बताएंगे सर अलगाव की स्थिति जहां आपको दिखाई दे, से के संदर्भ में लगाते हैं। जैसे हमने कहा कि पेड़ से बंदर कूदा, तो बंदर और पेड़ के बीच में से शब्द का प्रयोग हुआ है, उससे अलगाव की स्थिति को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगर आपसे पूछा जाए सर संप्रदान कारक का क्या होगा, तो ये होगा के और के लिए, के और के लिए, ठीक है। ये दो आपके कारक चिन्ह है। अगर हम बात करें कर्ता कारक का कि सर कर्ता कारक का अगर हम अब बात करनी है तो कर्ता ने होता है, तो ने आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन। 36वां क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। राम भोजन करके सोने गया में क्रिया किस रूप में प्रयुक्त हुई है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म के साथ आती है, कर्म रखने की संभावना को व्यक्त करती है। अकर्मक क्रिया वह क्रिया कहलाती है जो अपने साथ न कर्म रखने की संभावना करती, ना अपने साथ कभी कर्म ले जाती है, ठीक है। नाम धातु क्रिया में, ठीक है, जैसे लात से बनता है लतियाना, बात से बनता है बतियाना, ठीक है, इस प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग होता है। पूर्वकालिक क्रिया आपका रिजल्ट होगा, यानी कि सही आंसर आपका पूर्वकालिक क्रिया होगा। पूर्वकालिक क्रिया में यह होगा कि एक ही कर्ता एक कार्य को संपन्न करके दूसरे कार्य में चालू कर दे कार्य को करना, तो वो पहले वाला कार्य आपका पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। जैसे इसमें कि दिया भी गया राम भोजन करके सोने गया, मतलब पहले काम भोजन का किया, उसके बाद फिर वो सोने गया। कर्ता एक है, राम ने भोजन करके और सोने गए, तो यानी कि एक ही कर्ता के माध्यम से दो कार्य हो, एक कार्य पहले और दूसरा कार्य तुरंत बाद होना चालू हो जाए, वहां पर आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा सही? चौथा पूर्वकालिक क्रिया सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए, चारों के नाम आपके दिमाग में होने चाहिए। क्या क्या है भैया, सुन लीजिएगा। क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि। ये 4 प्रकार की आपको क्या है? अव्यय है। अव्यय 4 आपके होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय और आपका विस्मयादि बोधक। 5वां एक और पूछा जाता है निपात, लेकिन ये सामान्य तौर पर है, मुख्य तौर पर नहीं। तो अव्यय के कितने प्रकार हो जाएंगे तो आपका आंसर बनेगा, मुख्य रूप से आप बताएंगे कितना है? 4, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 38वां क्वेश्चन। लेखक शब्द के अंत में कितने प्रत्यय, अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक में अगर देखो ये है हमारा शब्द लेखक, तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन पहला का, ऑप्शन दूसरा इक, ऑप्शन चौथा है आक, ऑप्शन चौथा है अक। तो लेखक में अक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन पद की रचना करते हैं उसे क्या कहते हैं? जब एक पद या 2 पद या 2 से अधिक पद आपस में मिलेंगे तो किसकी रचना करेंगे? तो ऑप्शन पहला संधि, ऑप्शन दूसरा है समास, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा है छंद। तो ध्यान समझिएगा, संधि में वर्णों का मेल होता है। किसका? वर्णों का मेल होता है, यानी वर्ण में अगर वर्ण मिलेगा और इसमें जो विकार होगा वो आपका संधि बनेगा। अब तो संधि तो है नहीं, समास हो जाएगा आपका आंसर। 2 पदों के मेल से समास का निर्माण होता है, ठीक है। 2 पदों के मेल से समास का निर्माण होता है। जैसे हम कहें अभी नील गाय, तो गाय एक पद हो गया, नील एक पद हो गया, दोनों पद के जुड़ने से समास हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए अगर समास का विपरीत क्या होगा तो आप बताएंगे सर व्यास होगा, ठीक है। अब समास या नील
गाय में कौन सा समास है? तो आप बता सकते हैं सर नीलगाय में जो हमारा कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलगाय एक विशेष पद और एक विशेषण पद, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हमारा बन जाएगा? समास बन जाएगा। 2 ऑप्शन और बेटा, इन्हें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। छंद क्या है? छंद जो आपका है गद्य के नियमों को प्रतिबंधित करता है, गद्य के नियमों को बांधने का कार्य छंद करता है। जो हमारा गद्य है, ठीक है, गद्य सॉरी नहीं, पद के नियमों को बांधने का कार्य करता है छंद, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। अव्यय तो अभी बताया, अव्यय कितने होते हैं आपके? 4 होते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा? 40वां क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे 40वें क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, लिखा है शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूवन चलत रेणुतन मंडित मुख दधि लेप किए। ठीक है, दधि मीन्स दही होता है, दही का लेप किए हुए और घुटनों के बल चलना, ठीक है, और रेंगना, घुटनों के बल कर चलकर रेंगना। और लिखा है तन मंडित, यानी तन को मिट्टी में मिलाकर मुख में दही को लेपते हुए। ये कौन से रस का उदाहरण है पूछा गया है आपसे? ऑप्शन पहला श्रृंगार, ऑप्शन दूसरा भयानक, ऑप्शन तीसरा भक्ति, ऑप्शन चौथा है वात्सल्य रस। यहाँ पर बेटा बचपन की अवस्था के बारे में बात किया गया है और श्री कृष्ण के बारे में बात किया गया। किसके? श्री कृष्ण के बचपन अवस्था के बारे में बात किया गया, तो यहाँ बाल्य अवस्था के बारे में बात किया। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बाल्य रस। एक से बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आते हैं 41वें क्वेश्चन पर। प्यारा सा क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाई जाती है? तो आपको ध्यान रखना, ऑप्शन पहला 15 दिसंबर 1950, ऑप्शन दूसरा 14 दिसंबर 1949 और तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 1950 और ऑप्शन है अगला 16 जनवरी 1950। यहाँ पर आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन हमारे संविधान में राज्य भाषा के दर्जा दिया गया है था हिंदी भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, अगला ध्यान से देखेंगे। 42वां क्वेश्चन लिखा है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो ये तो है लघु, ये भी है लघु, ये भी है लघु, तो दीर्घ कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ेंगे 43। संयुक्त स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए में या, बी में सा, सी में ग्या और डी में आपको दिया गया है सा। यहाँ संयुक्त स्वर पूछा है, तो संयुक्त स्वर यानी जिन स्वरों का निर्माण दो स्वरों के मेल, जिन वर्णों का निर्माण दो वर्णों के मेल से होता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्या है यह आपका संयुक्त स्वर है, आपका नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? होगा सी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लीज अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में जो है जरूर से जरूर शेयर करें। ठीक है, अच्छा एक बात और समझ लीजिए, ज्ञा बना कैसे है? तो ध्यान समझिए, आधा जा और या, इन दोनों के मेल से किसका निर्माण होता है? ज्ञा का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिला अगला क्वेश्चन हमारा है 44वां क्वेश्चन। पूछा गया अल्प प्राण तथा महाप्राण को समझने का सूत्र कौन सा है? ऑप्शन पहला 125-43, ऑप्शन दूसरा 135-24, ऑप्शन तीसरा है 245-13, ऑप्शन चौथा 251-34। यहाँ पर आंसर बेटा होगा हमारा 135-24, यानी वर्ग के 1, 3 और 5 और 24 आपका महाप्राण और वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा आपका अल्प प्राण कहलाएगा, दूसरा और चौथा आपका महाप्राण कहलाएगा। 45वें क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है चौमासा में कौन सा समास है? पहला है द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा आपका द्विगु समास। तो यहाँ बेटा होगा द्विगु समास। संख्या आती है ना, यहाँ पर लिखा है चौमासी मतलब 4 मास। कौन सा? 4 मास। 4 मास का मतलब होता है 4 माह, या 4 संख्यावाची, इसलिए द्विगु समास आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे 45 क्वेश्चन हो गए इस सीरीज का। ठीक है, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा से पूरा देखें। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। ठीक है, तुलसी